हेलो दोस्तों, टारगेट सीटेट सीरीज़ में आज हम एनसीईआरटी कक्षा 1 से लेकर के 5वीं तक की पुस्तकों का अध्ययन करेंगे और सभी इम्पॉर्टेंट बातों को देखेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, सीटेट में 30 नंबर की ईवीएस आती है और मैं गारंटी लेती हूँ अगर आप हमारा टारगेट सीटेट के ईवीएस की सभी वीडियोस को देख लेते हैं तो कम से कम 25 नंबर तो आपका आ ही जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट www.tayaryonline.com पे जाएं और वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बल्लम। बल्लम का अर्थ है लकड़ी की बनी छोटी नाव। दोस्तों, अब यहाँ यह प्रश्न पूछा जा सकता है सीटेट में कि बल्लम का अर्थ क्या है। तो बल्लम का अर्थ है लकड़ी से बनी छोटी नाव। यहाँ एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि बल्लम का प्रयोग किस राज्य में किया जाता है। तो बल्लम का प्रयोग केरल राज्य में किया जाता है। केरल में बारिश के मौसम में यानी कि मानसून के मौसम में ज़्यादातर आप देखेंगे कि वल्लम का प्रयोग होता है और वल्लम से जुड़े हुए महोत्सव भी वहाँ पे मनाए जाते हैं। अब देखिए, यहाँ भी वह बात हमने लिख दिया है कि इसका प्रयोग यानी कि वल्लम का उपयोग केरल में किया जाता है। अगला देखिए, जुगार। लकड़ी के फट्टे से बनी 3 पहियों वाली गाड़ी को कहते हैं जुगार। अब यहाँ पूछा जा सकता है जुगार किसको कहते हैं। तो यहाँ देखिए, ये जो हमारा पिक्चर यहाँ पे लगाया गया है ये जुगार का पिक्चर है। आप देख रहे होंगे एक मोटर बाइक में इस तरीके से जुगार लगाया गया है जिसमें 6 या 8 जने आराम से बैठ कर के एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं, मतलब आसपास के जगहों पे। तो जुगार का अर्थ है लकड़ी के फट्टों से बनी 3 पहियों वाली गाड़ी और इसका प्रयोग जनरली पंजाब में किया जाता है। अब हमसे अगर यहाँ प्रश्न पूछा जाता है कि जुगार क्या है, तो जुगार लकड़ी के फट्टों से बनी 3 पहियों वाली गाड़ी को कहते हैं और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, यानी कि किस स्टेट में किया जाता है। तो यह जुगार का उपयोग जो है वो पंजाब में किया जाता है। तो देखा आपने, यहाँ 2 प्रश्न बन रहे हैं जुगार से। अगला देखिए, ऊंट गाड़ी। ऊंट गाड़ी का अर्थ होता है ऊंट जिस गाड़ी को खींचता है उसको ऊंट गाड़ी कहते हैं। जैसे बैलगाड़ी, बैल के द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी को कहते हैं बैलगाड़ी और यहाँ है ऊंट गाड़ी, यानी कि ऊंट के द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी को हम ऊंट गाड़ी कहते हैं। अब इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है राजस्थान में। ध्यान रखिएगा, ऊंट गाड़ी का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो ऊंट गाड़ी का उपयोग दोस्तों राजस्थान में किया जाता है। हम सभी जानते हैं राजस्थान जो है वह कैसा इलाका है, वह एक आप कह सकते हैं कि मरुभूमि है। वहाँ डेजर्टेड प्लेस के रूप में जाना जाता है वो। और ऊंट जो है उसको क्या कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, डेजर्ट का सिप कहा जाता है। सिप ऑफ डेजर्ट कहा जाता है कैमल को, यानी ऊंट को वहाँ का जहाज कहा जाता है, मरुभूमि का जहाज मान लीजिए उसको कहा जाता है, क्योंकि ऊंट का जो पंजा होता है वो बहुत ही स्पॉन्जी होता है और इसलिए वो बहुत ही आसानी से बालू पर मरुभूमि में आसानी से चलता है, दौड़ता है। तो यहाँ समझ गए होंगे आप, ऊंट गाड़ी का उपयोग राजस्थान में करते हैं क्योंकि राजस्थान जो है वह एक डेजर्टेड प्लेस है और वहाँ ऊंट बहुत ही आसानी से इधर से उधर क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं, क्योंकि उसके पंजे कैसे होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं। ऊँट को क्या कहा जाता है, और ऊँट को डेजर्ट का सिप भी कहा जाता है। कैमल इज अ डेजर्ट ऑफ सिप। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं। ध्यान रखिएगा कि जिन जानवरों के कान कहाँ दिखाई देते हैं, बाहर की तरफ दिखाई देते हैं, उनके शरीर पर क्या होते हैं, बाल होते हैं। और जिन जानवरों के कान बाहर नहीं दिखाई देते उनके शरीर पर बाल नहीं होते और वह क्या करते हैं, अंडे देते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि
जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर क्या होते हैं? तो उनके शरीर पर बाल होते हैं। और यहाँ एक और प्रश्न है दूसरे से कि जिन जानवरों के कान बाहर की ओर नहीं दिखाई देते हैं उनके शरीर पर क्या नहीं होते हैं? तो उनके शरीर पे बाल नहीं होते हैं और वो क्या करते हैं? अंडे देते हैं। जैसे बर्ड्स को देख लीजिए, बर्ड्स क्या करते हैं? अंडे देते हैं। हाँ देखिए, यह बर्ड है। बर्ड के कान जो हैं वह दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, बर्ड के कान दिखाई नहीं दे रहे हैं और ये क्या करते हैं? अंडे देते हैं। अगला देखते हैं। कह रहा है एक हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेते हैं। एक हाथी, यहाँ यह प्रश्न पूछा जाएगा सीटेट में कि एक हाथी एक दिन में कितने किलोग्राम पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो 100 किलोग्राम पत्ते और झाड़ियाँ खा लेते हैं। अब दूसरा देखिए, दूसरा है हाथी बहुत कम आराम करता है, यह दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। यह प्रश्न बन सकता है दोस्तों कि हाथी कितने घंटे आराम करता है? तो दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही आराम करता है। यह ध्यान रखें कि 2 से 4 घंटे ही हाथी सोता है, इससे ज़्यादा हाथी नहीं सोता है। और तीसरा है हाथियों के झुंड में केवल 10 से 12 हाथी और बच्चे होते हैं। हाथियों के झुंड में कितने होते हैं? तो 10 से 12 हाथी ही एक साथ होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते। हाथी और उसके बच्चे ही होते हैं। तो यहाँ देखिए, हाथी से जुड़ा हुआ चौथा पॉइंट भी हम देख लेते हैं। हाथी 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहते हैं। अब देखिए, यहाँ प्रश्न क्या उठ सकता है? यहाँ प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि हाथी जो है वह कितने साल तक झुंड में रहते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हाथी जो है वह केवल 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहते हैं। तो यहाँ देखिए, हाथी से जुड़ा हुआ जो भी बातें यहाँ पे लिखी हुई है उनसे बहुत सारे प्रश्न यहाँ बन सकता है सीटेट में। पहला बन सकता है कि हाथी कितने किलोग्राम भोजन खाता है? तो 100 किलोग्राम भोजन वह एक दिन में करता है। दूसरा प्रश्न यहाँ बन सकता है कि झुंड में कितने हाथी एक साथ रहते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा कि झुंड में केवल 10 से 12 हाथी ही रहते हैं। और यहाँ यह भी प्रश्न बन सकता है कि हाथी जो है वह एक दिन में कितने घंटे सोता है या कितने घंटे आराम करता है? तो हमारा जवाब हो जाएगा कि हाथी एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही आराम करता है। और साथ ही देखिए, यहाँ यह प्रश्न भी उठ सकता है कि हाथी जो है वह झुंड में कितने साल तक रहता है? तो 14 से 15 साल तक हाथी झुंड में रहता है। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सीटेट में ईवीएस के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो जनरली इन सारी चीज़ों से ही पूछे जाते हैं। दोस्तों, छोटे छोटे पॉइंट्स को देखते हुए इसे ध्यान रखें, तभी आप सीटेट कंप्लीट कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। अगला देखते हैं। अगला हमारा है खेजड़ी के पेड़ राजस्थान जोधपुर के खेजरली गांव में मिलते हैं। यहाँ के लोग विश्नोई कहलाते हैं। यहाँ शिकार करना और पेड़ काटना निषेध है। अब देखिए, यहाँ इस पॉइंट से कितने सारे प्रश्न बन सकते हैं वो आप ध्यान से देखिए। पहला तो यहाँ एक प्रश्न यह बन सकता है कि खेजड़ी के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं? तो यहाँ हमारा जवाब हो जाएगा खेजड़ी के पेड़ राजस्थान जोधपुर में पाए जाते हैं। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है खेजड़ी के पेड़ से संबंधित कि खेजड़ी का पेड़ जो है वह कहाँ पाया जाता है। और यहाँ देखिए, वो जो गांव है जहाँ खेजड़ी का पेड़ पाया जाता है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है खेजरली। खेजड़ी का पेड़ जहाँ पाया जाता है उस गांव का नाम है खेजरली। और यहाँ के लोगों को क्या कहते हैं? विश्नोई। खेजरली गांव के लोगों को क्या कहा जाता है? विश्नोई। तो ये आप ध्यान रखें कि खेजड़ी का पेड़ जो है वो राजस्थान जोधपुर में पाया जाता है और खेजरली गांव यानी कि खेजड़ी से ही संबंधित नाम रख दिया गया उसका खेजरली, और वहाँ जो लोग रहते हैं उसको विश्नोई कहते हैं। और देखिए क्या खास बात है, यहाँ शिकार करना और पेड़ काटना क्या है? निषेध है। यानी आप शिकार नहीं कर सकते और वहाँ पेड़ नहीं काट सकते। तो यहाँ यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि शिकार करना और पेड़ काटना कहाँ निषेध है? तो यहाँ खेजरली में निषेध है। अगला देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा
खेजड़ी का पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है, इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो देखा आपने, कह रहा है कि खेजड़ी का पेड़ कहाँ पाया जाता है, तो रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है और इसमें पानी की ज़रूरत ज़्यादा नहीं होती है। हम सभी जानते हैं कि रेगिस्तान में उगने वाले जो भी पेड़ पौधे होते हैं उसे पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ खेजड़ी का पेड़ जो है वो पाया जाता है कहाँ, रेगिस्तानी इलाके में। यहाँ भी ये प्रश्न बन सकता है कि खेजड़ी का पेड़ कहाँ पाया जाता है, तो खेजड़ी का पेड़ जो है जनरली रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है और उसमें किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगला देखिए, कहते हैं इसकी छाल का उपयोग दवाइयाँ बनाने के काम आती है और इसकी लकड़ियों को कीड़े नहीं लगते। अब देखिए, खेजड़ी का जो यह पेड़ है वह किसके काम आता है, तो दवाई बनाने के काम आता है। यहाँ प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि किसका पेड़ दवाई बनाने के काम आता है, तो खेजड़ी का पेड़। और यह भी प्रश्न यहाँ पे पूछा जाता है कि किसके लकड़ी में कीड़े नहीं लगते, किस पेड़ की लकड़ियों में कीड़े नहीं लगते, तो खेजड़ी के पेड़ की लकड़ियों में कीड़े नहीं लगते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये आपके लिए। अगला देखते हैं, अगला भी खेजड़ी से ही संबंधित है। खेजड़ी के पेड़ के फलों की सब्जी भी बनाई जाती है। अब यहाँ देखिए, यह है हमारा खेजड़ी का पेड़ और ये पाया जाता है रेगिस्तानी इलाकों में, यानी कि राजस्थान के जोधपुर में। और खेजड़ी से ही संबंधित वो गांव भी है जिसका नाम है खेजरली। गांव क्या है, खेजरली। आपने देखा है वहाँ पे लिखा हुआ था खेजरली गांव। खेजरली गांव वहाँ पाया जाता है यह खेजड़ी का वृक्ष, और वहाँ जो लोग रहते हैं उनको विश्नोई कहते हैं। और खेजड़ी के पेड़ के फलों की सब्जियाँ भी बनाई जाती है। और ये कितना उपयोगी है, इस पेड़ के छाल से दवाइयाँ बनाई जाती है और इसकी लकड़ियों में कीड़े नहीं लगते हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट्स, आप नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में। आगे देखिए, आगे है बोचाहा गांव बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में स्थित है। अब यहाँ यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि बोचाहा गांव कहाँ स्थित है, तो बोचाहा गांव किस राज्य में स्थित है अगर पूछा गया तो वो बिहार राज्य में स्थित है। और बिहार राज्य के किस ज़िले में स्थित है, तो यह मुजफ्फरपुर ज़िले में स्थित है। अब यहाँ देखिए, एक बोचाहा गांव से कितने सारे 3 प्रश्न बन रहे हैं हमारा। पहला, बोचाहा गांव कहाँ स्थित है, तो हम कह सकते हैं अगर पूछा जाता है कि बोचाहा गांव किस राज्य में स्थित है तो हम कहेंगे कि बिहार राज्य में स्थित है। अगर पूछा जाता है कि बोचाहा गांव बिहार राज्य के किस ज़िले में स्थित है, तो हमारा जवाब होगा मुजफ्फरपुर ज़िले में स्थित है। अगला देखिए, कहता है अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है। अब यहाँ जो है ये मधुमक्खी पालन से संबंधित है, तो मधुमक्खी पालन से संबंधित बातें हैं, ये भी बहुत ही महत्व रखता है हमारे सीटेट के एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ कह रहा है अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है। तो यहाँ प्रश्न क्या उठ सकता है, तो यहाँ प्रश्न यह उठ सकता है कि मधुमक्खी के अंडे देने का समय कब से कब तक होता है, तो अक्टूबर से दिसंबर तक का जो समय होता है वह मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है। अगला देखिए, मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय यही होता है। अब कौन सा समय मधुमक्खी पालन के लिए सबसे अच्छा होता है, तो अक्टूबर से दिसंबर तक का समय सबसे अच्छा होता है मधुमक्खी पालन के लिए। आप सब जानते ही हैं कि मधुमक्खी पालन अब क्या बन गया है, एक बिजनेस के रूप में ये आगे बढ़ रहा है। लीची का फूल कब आता है, तो लीची का फूल जो है दोस्तों वो फरवरी के समय में आता है, क्योंकि लीची का फल आप देखेंगे तो मार्केट में मई और जून तक आ जाता है। तो यहाँ कहा गया कि लीची का फूल जो है कब आता है, तो फूल आता है फरवरी के टाइम। किसको लुभाता है, तो मधुमक्खियों को लुभाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, ये रहा हमारा गांधीधाम अहमदाबाद में और वलसाड गुजरात में स्थित है। तो यहाँ क्या प्रश्न बनेगा, तो यहाँ यह प्रश्न बन सकता है कि गांधीधाम कहाँ स्थित है, तो हमारा जवाब होगा कि गांधीधाम जो है वो अहमदाबाद में स्थित है। और वलसाड कहाँ स्थित है, तो वलसाड स्थित है हमारा गुजरात में। तो यहाँ जो ये 2 नाम हैं उनसे 2 प्रश्न बन रहे हैं, ध्यान रखिएगा आप इसे। अगला कह रहा है काजीकोट केरल में है। काजीकोट कहाँ स्थित है, या पूछा जा सकता है काजीकोट किस राज्य में स्थित है।
अगर हम इसे ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो हमें कैसे याद रहेगा कि काजीकोट कहाँ स्थित रहता है। इसीलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखें। काजीकोट केरल में स्थित है। और अगला कह रहा है मडगांव गोवा राज्य में स्थित है। मडगांव कहाँ स्थित है? गोवा राज्य में। यहाँ देखिए दोस्तों, गोवा से केरल तक रेल के रास्ते में 92 सुरंग और 2000 पुल हैं और इसी वजह से यह बहुत ही आकर्षित है। किस वजह से आकर्षित हैं? 92 सुरंग और 2000 पुल की वजह से ये जो हमारा ये क्या कहते हैं रेलवे लाइन है, यह बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो गोवा से केरल तक के रेलवे के रास्ते में 92 सुरंग और 2000 पुल हैं। यह आप ध्यान रखिए, यह हमेशा पूछा जाता है कि गोवा से केरल तक के रास्ते में कितने सुरंग हैं। तो 92 सुरंग हैं और कितने पुल हैं? तो 2000 पुल हैं। अब देखिए, कोट्टायम केरल में स्थित है। तो यहाँ प्रश्न यह पूछा जा सकता है कोट्टायम कहाँ स्थित है? तो ये हमारे केरल राज्य में स्थित है। ध्यान रखें आप, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कोट्टायम कहाँ स्थित है? तो जनरली लोगों को याद नहीं होता है। तो कोट्टायम है जो दोस्तों केरल राज्य में स्थित है। मलयालम में बलियम्मा माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे पूछा जाता है बली अम्मा किसको कहा जाता है। बली अम्मा मलयालम में किसको कहा जाता है? ये यहाँ पे यह भी प्रश्न बनता है दोस्तों, मलयालम में बली अम्मा का क्या अर्थ होता है? तो बली अम्मा का अर्थ होता है माँ की बड़ी बहन। माँ की बड़ी बहन को हम कहते हैं बली अम्मा। मलयालम में अमुम्मा नानी को कहते हैं। मलयालम में अमुम्मा किसको कहते हैं? नानी को कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और यहाँ यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है मलयालम में अमुम्मा का क्या अर्थ होता है? तो मलयालम में अमुम्मा का अर्थ होता है नानी। दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, प्लीज़ आप इसे पूरा देखें। यह आपके आने वाले सीटेट के पेपर के लिए इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। आप सिर्फ ईवीएस के 30 क्वेश्चंस में 25 नंबर्स अचीव कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। बड़ी नाव जिसे केरल में फेरी कहा जाता है। फेरी किसे कहा जाता है? तो उस बड़ी नाव को कहते हैं जो केरल में चलता है। और हमने एक और टॉपिक पढ़ा था बल्लम। बल्लम किसको कहते हैं? तो बल्लम छोटी नाव को कहते हैं। और फेरी किसको कहते हैं? तो फेरी बड़ी नाव को कहते हैं जो केरल में चलता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, बल्लम और फेरी में कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। फेरी जो है वो बड़ी नाव को कहते हैं और बल्लम जो है वो छोटी नाव को कहते हैं। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए ये मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पे है कबड्डी, यहाँ है कबड्डी, ये मिसप्रिंट हो गया है। तो यहाँ देखिए कह रहा है कबड्डी को कई नामों से जाना जाता है, जैसे चेडुगुडू, हुतुतु, हाडुडू, छुकिटकिट आदि। कबड्डी बहुत ही फेमस खेल है। तो यहाँ देखिए ये प्रश्न यहाँ पूछा जा सकता है कि कबड्डी को और किस नामों से जाना जा सकता है। तो मान लीजिए कि वहाँ ऑप्शन में आपको चेडुगुडू दे दिया या हुतुतु दे दिया या हाडुडू दे दिया या छुकिटकिट दे दिया। जब तक आप इनको नहीं जानेंगे तब तक आप सही आंसर नहीं मार सकते। अगला देखिए, अगला कह रहा है कर्नम मलेश्वरी एक वेटलिफ्टर हैं। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। ये एक बार में 130 किलोग्राम तक वजन उठा सकती हैं। तो आज कर्नम मलेश्वरी को कौन नहीं जानता है। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। और इनकी ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। ध्यान रखिएगा, कर्नम मलेश्वरी क्या है? तो कर्नम मलेश्वरी एक वेटलिफ्टर हैं। वह कहाँ की रहने वाली हैं? तो वह आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। और यह कितने किलोग्राम तक के वज़न को उठा सकती हैं? तो यह एक बार में 130 किलोग्राम तक के वज़न को उठा सकती है। तो दोस्तों ये हैं हमारी कर्नम मलेश्वरी। और ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। हमें बहुत सारे प्रश्न इनसे जुड़े हुए पूछे जा सकते हैं कि कर्नम मलेश्वरी कहाँ की रहने वाली हैं। तो ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। और ये क्या खेलती हैं? तो ये वेट लिफ्टर हैं। और कितने किलोग्राम तक के वज़न को इन्होंने उठाया? तो 130 किलोग्राम तक के वज़न को इन्होंने उठाया है। आगे देखिए, कहते हैं कर्नम मलेश्वरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 29 मेडल जीत चुकी हैं। अब यहाँ पे यह भी प्रश्न
पूछा जा सकता है कि कर्णम मल्लेश्वरी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितने मेडल जीते हैं, तो इन्होंने 29 मेडल जीते हैं। तो कर्णम मल्लेश्वरी से भी जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न सीटेट में पूछे जा सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ आगे हैं ज्वाला लीला और हीरा, ये तीनों बहनें कबड्डी खेलती हैं और ये मुंबई में रहती हैं। तो यहाँ किसके बारे में है? ज्वाला लीला और हीरा, ये तीनों बहनें क्या खेलती हैं? कबड्डी। यहाँ देखिए एक ड छूट गया है। कबड्डी खेलती हैं और ये कहाँ रहती हैं? तो मुंबई में रहती हैं। और अगला पॉइंट देखिए, उत्तराखंड को फूलों की घाटी कहा जाता है। दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, उत्तराखंड किसको फूलों की घाटी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रश्न कई बार पूछा गया है किसको फूलों की घाटी कहते हैं, तो हमारा जवाब हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड को फूलों की घाटी कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार ये सीटेट के पेपर में आ चुका है। अगला देखिए, कहता है मधुबनी पेंटिंग पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाया जाता है। आप सब लोगों ने मधुबनी पेंटिंग देखा होगा। मधुबनी पेंटिंग में जनरली क्या कहते हैं, सीता, राम, पशु, पक्षी, बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई जाती हैं। ज़्यादातर आपको उसमें मनुष्यों के चित्र मिलेंगे, मछलियों के चित्र मिलेंगे, तो वो बनाया जाता है। और ये पेंटिंग जो है वो बहुत ही फेमस पेंटिंग है, बहुत लोकप्रिय पेंटिंग है मधुबनी पेंटिंग। यह बनाया जाता है चावल के घोल से, और जो घर में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं उसी का रंग बना करके लोग मधुबनी पेंटिंग को बनाते हैं, जिसमें आप हल्दी का प्रयोग भी ये करते हैं पेंटिंग के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग करते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मधुबनी पेंटिंग जो है वह फेमस है। किस लिए फेमस है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पेंटिंग के लिए फेमस है, और यह मधुबनी जगह है एक जो बिहार राज्य में है। मधुबनी एक जगह है जो बिहार राज्य में है, और वहाँ की ये पेंटिंग है मधुबनी पेंटिंग, जो बहुत ही फेमस है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, मधुबनी पेंटिंग कहाँ की है? तो यह बिहार राज्य के मधुबनी ज़िले की है। और पेंटिंग जो है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो चावल के घोल का, और भी बहुत ही कलर होते हैं जो लोग खुद बनाते हैं, उसके बाद ही इस पेंटिंग को सजाते हैं उस कलर से। यहाँ देखिए मधुबनी पेंटिंग बहुत ही सुंदर पेंटिंग होता है। इस पेंटिंग को ध्यान से देखिए, इसे कहते हैं मधुबनी पेंटिंग। ये है हमारा मधुबनी पेंटिंग। इस पेंटिंग की खासियत होती है कि इसका जो कलर होता है वह लोग खुद बनाते हैं पहले इस कलर को, और उसके बाद ही इसको पेंट करते हैं। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी लोग बहुत पसंद करते हैं। अब देखिए कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में। किसका? कचनार के फूलों का। हम लोगों ने भी बहुत सारे फूलों की सब्जी खाई होंगी। अब यहाँ कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में किसका? तो कचनार के फूल का। यहाँ देखिए कचनार की पिक्चर हमने यहाँ लगा रखी है। यह है हमारा कचनार का फूल, और इसकी सब्जी जो है वह उत्तर प्रदेश में बहुत ही फेमस है। लोग बहुत पसंद करते हैं इसके फूल की सब्जी खाना। तो यहाँ प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि कचनार का जो फूल होता है उसकी सब्जी किस राज्य में फेमस है? तो उत्तर प्रदेश में फेमस है। और यहाँ ये भी पूछा जा सकता है, देखिए दो प्रश्न बन सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस फूल की सब्जी बहुत पसंद की जाती है? तो कचनार के फूलों की सब्जी बहुत पसंद की जाती है। तो देखा आपने सीटेट से जुड़े हुए कितने सारे प्रश्न यहाँ बन रहे हैं। आगे देखिए, केरल में केले। केरल में कई प्रकार के केले की प्रजातियाँ होती हैं, और महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़े और सब्जी पसंद की जाती है। जनरली आप लोगों ने देखा होगा आज के टाइम में हम सब सहजन के फूलों की पकौड़ियाँ और सहजन की सब्जियां खाना पसंद करते हैं। साथ ही केले के फूलों की भी सब्जियां और केले की भी सब्जियां खाना पसंद करते हैं, कच्चे केले का। तो यहाँ देखिए कहता है कि केरल में केले की सब्जी जो है और केले के फूल की सब्जी जो है वो बहुत पसंद की जाती है। साथ ही कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में सहजन के फूल और उसकी सब्जी दोनों बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। तो यहाँ प्रश्न यह बनता है कि केरल में किसके फलों की या फूलों की सब्जी पसंद की जाती है? तो केरल में केले की सब्जी और केले के फूल
का जो भी सब्जी बनता है उसको लोग बहुत पसंद करते हैं। और यहाँ यह प्रश्न बनता है कि सहजन के फूलों के पकौड़े और सब्जी किस राज्य में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, तो वो राज्य हो गया हमारा महाराष्ट्र। और यहाँ यह भी प्रश्न बनता है कि महाराष्ट्र में किसके फूलों की सब्जी और पकौड़े पसंद किए जाते हैं, तो सहजन के फूलों के पकौड़े और सहजन की सब्जियां महाराष्ट्र में पसंद की जाती हैं। तो देखा आपने कई सारे प्रश्न बन रहे हैं यहाँ पे। अगला देखिए, गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में मिलाकर रखने और इस्तेमाल करने से सर्दी में क्या होता है, त्वचा नहीं फटती है। गुलाब जल और ग्लिसरीन को बराबर मात्रा में मिलाकर रखने से क्या होता है, सर्दियों के मौसम में हम सब देखते हैं कि हमारी त्वचा बहुत फटती है। तो कहते हैं कि जब हम गुलाब जल और ग्लिसरीन का बराबर मात्रा में दोनों को मिलाकर उसका इस्तेमाल करेंगे तो हमारी त्वचा नहीं फटेगी। तो यहाँ यह प्रश्न बनता है कि सर्दियों में जो त्वचा फटती है किसके इस्तेमाल से नहीं फटेगी, तो गुलाब जल और ग्लिसरीन की बराबर मात्रा में मिलाकर उसका इस्तेमाल करने से। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। तो यहाँ प्रश्न क्या उठता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो इत्र के लिए मशहूर है, तो कन्नौज जिला। ध्यान रखिएगा, कन्नौज जिला जो है वह इत्र के लिए क्या है, मशहूर है। और कन्नौज कहाँ है, तो यह है उत्तर प्रदेश राज्य में। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। आशा है ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। मिलते हैं टारगेट सीटेट के नेक्स्ट वीडियो में। आप सबका बहुत 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 धन्यवाद।